कृषि प्रदेश के संबंध में एक मॉडल को यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके कृषि की जो पेटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो वान थ्योनेन का जो कृषि मूल्य लागत और परिवहन को जोड़कर जो लाभ का सिद्धांत है, उसके आधार पर उन्होंने 6 प्रकार की पेटियों सेकेंडरी पेटियों की चर्चा की है। इसको क्रमशः हम लोग समझते हैं। इस सेकेंडरी वलय में नंबर क्रमांक 1 यह बाजार केंद्र है, यह विक्रय का स्थान है जहाँ पर आसपास के पृष्ठ प्रदेश के उत्पाद को यहाँ पर विक्रय किया जाता है। बाजार मूल्य यहीं पर निर्धारित होता है और इसी के आधार पर लाभ का प्रतिशत तय होता है। यह पहला पेटी है, उसके पश्चात दूसरी सेकेंडरी पेटी है, फिर तीसरी पेटी है, फिर चौथी पेटी है, फिर 5वीं पेटी है और 6ठी पेटी है। इस प्रकार वान थ्योनेन का यह मानना है कि कृषि के विकास की या कृषि स्थानीकरण की प्रक्रिया में एक आदर्श प्रदेश में इस प्रकार की सेकेंडरी 6 कृषि पेटियां का विकास होगा। इस डायग्राम को 20 से एक भाग में अलग डिवाइड करके बताया गया है और इधर सेकेंडरी वलय कहीं कहीं पर इंटरप्ट हो रहा है या उसमें बाधा भी हमको देखने को मिल रही है। जैसे एक यहाँ पर एक नदी है, उसके किनारे किनारे भी कुछ विकसित हो गए हैं या महत्वपूर्ण कुछ मार्केट का विस्तार इधर लंबात्मक में हो गया है। एक दूसरा बाजार केंद्र है जो इसके पृष्ठ प्रदेश में उभर आया है, यानी कि छोटा बाजार केंद्र है और यह बाजार केंद्र भी अपने आसपास के उत्पाद को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह एक उप केंद्र की स्थिति को दिखा रहा है। तो इसमें 6 प्रकार की सेकेंडरी पेटी का यहाँ पर जन्म होता है और सर्वप्रथम जो पहली पेटी है जो बाजार के एकदम नज़दीक है, नगर के एकदम नज़दीक स्थित है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली और शीघ्र खराब होने वाली और तत्काल नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली चीज़ों की खेती को महत्व दिया जाता है। जैसे सब्जी की खेती, तरकारियों की खेती और दूध वगैरह, क्योंकि यह शीघ्र खराब होने वाली चीज़ है, उनकी डिमांड भी नगर में काफ़ी अधिक होती है। इसके पश्चात दूसरा जो क्षेत्र है, इसके पश्चात जो क्षेत्र रहता है कृषि पेटी का, वहाँ पर लकड़ी की खेती की जाती है या लकड़ी उत्पन्न की जाती है। वर्तमान में ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस युग में सिद्धांत की रचना हुई सन 1826 में ये और जर्मनी यूरोप का है और वहाँ पर शीतकाल के दिनों में लकड़ियों का महत्व काफ़ी अधिक होता है, व्यक्ति स्टोर करके रखता था, तब उस युग में इसका काफ़ी महत्व था। वर्तमान में यहाँ पेटी थोड़ी शिथिल हुई है, तो यहाँ पर लकड़ी के उत्पादन वाली पेटी हमको देखने को मिलती है। उसके पश्चात जाएँ तो तीसरा, चौथा, 5वां यह क्रमशः अनाज उत्पादन की पेटियाँ हैं और अनाज उत्पादन इन तीनों क्षेत्रों पर किया जाता है। तो 3 पेटी क्यों? 3 पेटी इस कारण कि यहाँ पर अनाज उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन तीनों में अनाज उत्पादन की सघनता में अंतर हमको देखने को मिलता है। जो भूमि बाजार केंद्र के जितनी अधिक समीप है, उस भूमि का मूल्य भी अधिक है और इसका परिवहन लागत भी यहाँ की सामग्री का यहाँ तक पहुँचने में कम है। तो 3 जो सेकेंडरी वाले 3 वाले का जो प्रॉफिट होगा वह 4 से अधिक होगा और 5 से अधिक होगा। 3 वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अनाज की खेती होती है और यहाँ पर अनाज की गहन खेती होती है। कोई भी भूमि खाली नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह बाजार के काफ़ी समीप है और यहाँ पर भूमि को खाली छोड़ना या परती छोड़ना हानि को दिखाता है। तो अधिकतम लाभ के लिए लगभग सभी भूमि बोई जाती है। चौथे क्रम पर जो पेटी सेकेंडरी पेटी हमको दिखाई दे रही है, यह भी अनाज उत्पादन की पेटी यहाँ पर पाई जाती है। परंतु ये अनाज की पेटी इस अनाज की पेटी में अंतर से में इतना है कि यहाँ पर कुछ ज़मीनें खाली छोड़ दी जाती हैं, परती छोड़ दी जाती हैं, लगभग 13-14% के आसपास। 5वीं जो सेकेंडरी पेटी है वहाँ पर भी एक अनाज की पेटी का विकास होता है और इस अनाज की पेटी में प्रति भूमि का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ भूमि में थोड़ा बहुत पशु चारण वगैरह भी कर लिया जाता है, कुछ भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिसको हम प्रति कहते हैं। यह लगभग 33-30% के आसपास की भूमि को यहाँ पर प्रति के फेलोनेट के भर्ती के भूमि के रूप में छोड़ दी जाती है। उसके पश्चात जो अंतिम जो सेकेंडरी वलय में अंतिम जो होता है वह पशु चारण का स्थान होता है या पशु पालन का स्थान होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पर क्षेत्र चाहिए और पशु उत्पाद यहाँ पर दूध को हम नहीं मान सकते अगर, लेकिन दूध से क्योंकि यहाँ पर बाजार काफ़ी दूर है, वहाँ तक पहुँचने में खराब भी हो सकता है, परिवहन लागत भी बहुत अधिक बढ़ सकती है।
लेकिन पशुओं के साथ और बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर जुड़े हैं, जैसे उनका रेशा हो गया, उनका खाल हो गया, पशुओं से प्राप्त होने वाला मांस हो गया, ऊन हो गया, और इनसे जो दूध वगैरह प्राप्त होते हैं, इस सीधे दूध को तो यहाँ तक ले जाना संभव नहीं है, तो इसका कोई मूल्यवान चीज़ में इसको परिवर्तित कर दें, वैल्यू एडिशन कर दें, जैसे घी वगैरह हो गया या फिर पनीर वगैरह हो गया, और उसको स्टोरेज करने के पश्चात बाद में मार्केट तक ले जाया जाए। पशु को अगर विक्रय करना हो तो पैदल ही यहाँ पर ले जाया जाए, ताकि परिवहन लागत भी जीरो हो। तो इस प्रकार के वान थ्योनेन की यह विचार था कि अगर किसी प्रदेश में इस प्रकार के एक आदर्श कृषि पेटी के कृषि का एक क्षेत्र हम मान लें, एक बहुत बड़े क्षेत्र प्रदेश में, जहाँ की भौतिक दशाएं लगभग एक समान हो, जहाँ पर परिवहन के साधन लगभग एक समान हो, तो सभी स्थानों पर कृषि उत्पाद में जो लागत मूल्य होगा वह लगभग एक समान होगा, परंतु मूल्य में अंतर यहाँ बाजार में हमको देखने को मिलेगा। कारण जो जगह नज़दीक है उसका विक्रय मूल्य कम होगा, और जो दूर से पदार्थ आ रहा है उसका विक्रय मूल्य अधिक होगा। दूसरे शब्दों में, नज़दीक वाले अगर कोई पदार्थ जितना दूर से आएगा उसकी परिवहन लागत बढ़ती जाएगी, और बढ़ते लागत के कारण वो उसका लागत बढ़ते जाएगा और उसका लाभ का प्रतिशत भी कम होता जाएगा। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इसके जो नज़दीक में जो वाले हैं 1, 2, 3, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलें बोई जाएगी, उनकी तुलना में 4, 5 और 6 में कम प्रॉफिट देने वाली फसलें बोई जाएंगी। कारण क्लियर है, यहाँ पर अगर फसल हम लोग लगाएंगे तो उसकी परिवहन लागत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बाजार मूल्य तो स्थिर रहेगा मार्केट में, उसका लाभ भी दूर से आने वाली फसलों को कम मिल रहा है और नज़दीक वाली फसल को अधिक मिल रहा है, कारण नज़दीक वाली फसल का परिवहन लागत कम हो रहा है। वान थ्योनेन के सिद्धांत में हम लोगों ने विशेष रूप से देखा, सेकेंडरी पेटियों के बारे में जाना, वहाँ पर के लागत के बारे में जाना, परिवहन के लागत के बारे में जाना और लाभ के बारे में जाना। वस्तुतः इन्हीं 3-4 चीज़ों के संबंध में यह पेटी यह सिद्धांत आश्रित है, और इसे दुनिया का एक पहला कृषि का आर्थिक विकास का मॉडल भी माना जाता है, वान थ्योनेन महोदय के द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत को। और वर्तमान में भले इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक एक आधार रहा है आर्थिक मॉडल का। इसके अलावा मानते हैं वान थ्योनेन महोदय के इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हुई हैं, और कुछ इसमें जो कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको और हम पुनः आलोचनात्मक रूप में चर्चा करना चाहेंगे, उसको हम क्रमशः पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं।